नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मेंद्र कुमार राव और इस YouTube सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग जहां तक आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था, अब उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से ये बताइए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था, अब उससे आगे हम लोग। ठीक है। अमिता पुरोहित, शिव चौबे, रितिका शर्मा, एडवोकेट ज्योति राय, रंजना, राज वर्मा, श्वेता, सही है। चलिए, मीनू राय, तो बिना देर के शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर सीआरपीसी का हो चुका है, ये थर्ड है और इस थर्ड लेक्चर के बाद हो सकता है कि एक लेक्चर और लेना पड़ जाए। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहेगा, यहाँ से शुरुआत होती है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है एक सेकेंड। आज का हम लोगों का पहला है कि सीआरपीसी के किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की सांविधिक परिभाषा दी गई? ए, बी, सी और डी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आप लोग पहले से ही ऑप्शन बता के रेडी हैं। हाँ बिल्कुल, ये परिभाषित नहीं है, एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है। एफआईआर से संबंधित प्रोविजन है सेक्शन 154 में। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न ये कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंतर्गत एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी जा सकती है केवल नॉन बिलेबल और कॉग्निजेबल अपराध के किए जाने के संबंध में, किसी भी अपराध के संबंध में, केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में, केवल लिखित में। क्या सही लग रहा है? प्रज्ञा पांडे नमस्ते बेटा। भीम नमस्ते। तो ये इसमें से कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी, केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर होती है। केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर होती है। गजला खान, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत लिखबद्ध की जाती है। 152, 153, 154 और 155 कौन सा है? ये तो बहुत आसान हो गया ना, एफआईआर 154 में होती है। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से कर लेते हैं हम लोग कि सीआरपीसी के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक संसूचना हस्ताक्षरित की जाएगी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा, अनुसंधान अधिकारी के द्वारा कि संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा। संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक सूचना किसको दी जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा। रितिका शर्मा और मीनू राय। गलत उत्तर बताइए। किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना, क्या है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या सही है? यह थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी जो उसे देता है, यह मौखिक या लिखित हो सकती है, उपयुक्त सभी।
ऑप्शन नंबर डी। बहुत जल्दी स्पीड में आप लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सही हो जाएगा कि थाने के बाहर साधक अधिकारी को होगी जो सूचना देगा वो हस्ताक्षर करेगा। मौखिक सूचना भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, सारी चीजें सही। यदि सेक्शन 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया गया तो सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के अंतर्गत लिखी जाती है? अच्छा, मेरी मेहरबानी है। तो ये सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 154 में ही तो है। 154 में ही प्रोविजो वगैरह जोड़ा गया है। 154 के प्रोविजो में कब जोड़ा गया है? तो 2013 के द्वारा। क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 क के अंतर्गत हुए अपराध की सूचना किसी स्त्री द्वारा दिए जाने पर अभिलिखित की जाएगी वृत्त अधिकारी द्वारा, पुलिस निरीक्षक द्वारा, पुलिस उप निरीक्षक द्वारा, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। ये देखिए कौन सा प्रश्न है ये, इसका क्या ऑप्शन होगा? निम्नलिखित में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व तो नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है? हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सूचना किसी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वो संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो। ये गलत बात है, ये सही नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस एवं न्यायपालिका का कार्य एक दूसरे के पूरक है? बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, किंग एम्परर वर्सेस नाजिर अहमद, इसमें कहा गया था कि पुलिस और न्यायपालिका का कार्य जो है एक दूसरे के लिए पूरक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। ये गलत बात है। हाँ, ये गलत कहाँ? चतुर्थी आवश्यक नहीं है कि चतुर्थी साक्षी है, तो सही बात है, तो इसमें कोई गलती नहीं। चलिए, अगला है कि एफआईआर कारित होने की सूचना मात्र है, अपराध कारित होने की सूचना मात्र है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य, एक सही दो गलत, एक गलत दो सही, एक तथा दो दोनों सही, एक तथा दो दोनों गलत। चक्षुदर्शी साक्षी का मतलब आंखों देखने वाला साक्षी, गवाह। हाँ, इसमें एक तो सही है, प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल सूचना मात्र है, लेकिन अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ये सही नहीं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक ठोस सबूत नहीं है, यह एक प्राथमिक सबूत है, यह दस्तावेजी सबूत है, यह महत्वपूर्ण द्वितीयक सबूत है। क्या है? वेरी गुड।
ऑप्शन नंबर ए है, यह एक ठोस सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है। मतलब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है एफआईआर। कभी कभी हिंदी के शब्द ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो शब्द आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, हिंदी मीडियम का होते हुए भी आपने वो शब्द नहीं सुना होगा। कहा है कि किसी थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है, तो सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार एफआईआर का सार किसे भेजना चाहिए? जिला कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को, कि मुख्यमंत्री को, कि राज्यपाल को? ये जब नहीं दर्ज करेंगे तो पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा। प्रोविजन कहां है? 154 का क्लास नंबर 3। और ये भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर 156 के क्लास नंबर 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास जाया जाएगा। ये बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक अपराधों का विचरण 218 में नहीं है। 218 में तो कहता है कि प्रत्येक अपराध के लिए अलग से आरोप लगाया जाएगा और पृथकतः विचारण किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये वाला, क्या विधि के अंतर्गत एक ही घटना से संबंधित 2 एफआईआर पर आधारित अनुसंधान हो सकता है? एक ही घटना के संबंध में 2 एफआईआर हो और उस पर अनुसंधान हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन एक बार पुलिस रिपोर्ट जब सौंप दी गई तो उसके बाद नहीं हो सकता। अखिलेश सैनी नमस्ते। एक बार जब पुलिस रिपोर्ट सौंप दी गई तो उसके बाद नहीं हो सकता। ये है आपका अगला प्रश्न। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? संज्ञेय मामलों में इत्तला 154, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति 161, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी 166, जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना 171। कौन सा सही सुमेलित है? ए, क्योंकि बाकी सब में एक आठ सेक्शन इधर उधर है। नेक्स्ट है आपका सवाल ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक लीडिंग केस है? नमस्ते लाडली जी। एफआईआर पर कौन लीडिंग केस है? सब जानते हैं। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस है। इसी में कहा गया था कि एफआईआर दर्ज करना कॉग्निजेबल केस में ये मैंडेटरी है, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी नहीं है पुलिस के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन उसने कहा कि अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, अरेस्ट से पहले आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए, ये बात है। हालांकि अनिल खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अनिल खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के केस में 2021 की केस है। इस केस में भी यही बात कही गई थी जो ललिता कुमारी के केस में कही गई थी। नेक्स्ट, क के द्वारा एक असंज्ञेय अपराध की सूचना देने पर थाना प्रभारी ने उसका सारांश किया, तत्पश्चात उसने निम्न कार्यवाही की,
थाना प्रभारी का कौन सा कार्य विधि सम्मत था? अपराध का अनुसंधान किया, अपराधी को बंदी बनाया, चालान प्रस्तुत किया और क को दंडाधिकारी के पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया। हम्म। कोमल तिवारी को गुड इवनिंग। ऑप्शन नंबर डी है। कौन सी धारा पर है? 155 पर है, सेक्शन 155 पर है। असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन की अनुमति दी जा सकती है किसी के भारत के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रदेश के किसी भी हिस्से के मजिस्ट्रेट द्वारा, कि उस अपराध का विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि सत्र न्यायाधीश के द्वारा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा तभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ये कर ही नहीं सकते पुलिस। किसी एफआईआर में अगर एक अपराध संज्ञेय है और एक असंज्ञेय है तो पूरा मामला क्या समझा जाएगा? कॉग्निजेबल कि नॉन कॉग्निजेबल, और यह देखा जाएगा कि क्या वो वारंट है, क्या वो समन मामला है। पूरा का पूरा संज्ञेय ही समझा जाएगा। एक मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और ये प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 155 के क्लास नंबर 4 में। वेरी गुड अखिलेश। ये देखिए आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी संज्ञेय मामले में अन्वेषण कर सकता है? पुलिस अधीक्षक, ये कि ये मजिस्ट्रेट से आदेश लिए बिना भी कॉग्निजेबल मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यही थाने का भार साधक अधिकारी। और आप जानते ही हैं कि जो काम थाने का भार साधक अधिकारी अपने थाने की सीमाओं के भीतर कर सकता है वो उससे ऊपर का अधिकारी तो कर ही सकता है। गुड इवनिंग प्रभा जी, आप कैसे दिख गई? तो उससे ऊपर का अधिकारी तो कर ही सकता है। ये बात बताइए कि अगर मान लीजिए कोई थानेदार अपने थाने की सीमाओं के भीतर कर सकता है तो उससे हायर अथॉरिटी तो कर ही सकता है। कौन से सेक्शन में प्रोविजन है? बताइए प्रभा जी, नेताजी ठीक हैं आप? सेक्शन 36 में है ये प्रोविजन। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में आपको हो जाएगा, ये है आपके सामने प्रश्न कि सीआरपीसी के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की शक्ति, जांच का मजिस्ट्रेट को अपराध की जांच करने के लिए निर्देशित करने की शक्ति है 156(3), 156(2), 156(1) के उपयुक्त सभी। चलिए, ये थोड़ा सा शब्द हिंदी में गलत प्रयोग हो गया है। जांच नहीं होता है यहाँ इन्वेस्टिगेशन होता है ना, पुलिस जांच नहीं करती। तो 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करता है कि इन्वेस्टिगेशन करे, और इसी मामले में प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 2007 की केस है ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर 156(3) के अंतर्गत करती है वहां पुलिस को एफआईआर दर्ज करके ही इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये तो बहुत आसान हो गया, पढ़िए इसको, आंसर दीजिए फटाक से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये 156 होगा, क्योंकि ये बात तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे 156(3) के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन का आदेश केवल निम्न के द्वारा दिया जा सकता है: हाई कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि सभी के द्वारा। एडवोकेट ज्योति राय, इतना सही जवाब कैसे आप लोग दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा ही आदेश होता है, वहां पे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं दे होता। क्यों नहीं? क्योंकि सेक्शन 190 के अंतर्गत जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है कॉग्निजेंस लेने में, केवल वही इन्वेस्टिगेशन का आदेश देता है। और कॉम्पिटेंट कौन है? मजिस्ट्रेट। ये देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के अंतर्गत शक्तियों को संज्ञान के पश्चात के प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट उपयोग कर सकता है। ये किस केस में कहा गया था? बताइए। वेरी गुड रंजना, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, वीनू भाई, हरि भाई एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, 2019 की केस। चलिए, आज लगता है कि क्लास हम लोग बहुत देर तक चलाएंगे नहीं। एक सेकेंड। ये है आपका अगला प्रश्न। हाँ बेटा, कल कोशिश कर रहे थे वीडियो डाल देने की, लेकिन वो तीनों को अपलोड तो कर लिया हमने, डाउनलोड कर लिया, लेकिन डाउनलोड करने के बाद जब उसको मिक्स कर रहे थे, उसमें बड़ा टाइम लग जा रहा था, तो इसीलिए कल नहीं हो पाया, नहीं तो मैं डाल दिया होता। आज रात में तो डाल देंगे। नेक्स्ट आपके सामने ये है क्वेश्चन कि सीआरपीसी के अंतर्गत किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? मैं उन बच्चों को जो रेगुलर क्लास में नहीं है, मैं उनको बता दूं कि ये क्लास बेटा सीआरपीसी का टेस्ट नहीं है। एक्चुअल में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरी सीआरपीसी को रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए अब मेरी आवाज जा रही है? अब मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? चल, तो यहां पर कौन सा सेक्शन लग जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
157 के अंतर्गत जब होता है ना कि एफआईआर दर्ज होती है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी से 156 एक के अंतर्गत किसी से परमिशन लेने की जरूरत तो होती नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन 157 के अंतर्गत उन्हें उसकी रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना देनी होती है। यही है 157 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ें। यह है आपका अगला प्रश्न कि सीआरपीसी के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर इसे कौन लेखबद्ध करेगा? कौन लेखबद्ध करेगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी। यह है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि सीआरपीसी के धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? 160 में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, थानाधिकारी द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा जो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। क्या सही है ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो उसमें इन्वेस्टिगेशन है। किसी भी अपराध से परिचित व्यक्ति अगर कोई है और मजिस्ट्रेट पुलिस को ऐसा लगता है कि उसके पास कोई ऐसी जानकारी है अपराध के संबंध में, तो वो उसे बुला सकता है थाने में 160 के अंतर्गत, और वही 161 के अंतर्गत उससे सवाल पूछ सकता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पढ़िएगा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष 15 साल से कम उम्र के गवाहों को उपस्थित करने की शक्ति है? ऑप्शन बी कहता है कि पुलिस अधिकारी को एक महिला गवाह को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है। सी कहता है कि पुलिस अधिकारी को 65 साल से अधिक आयु के गवाहों को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है। और डी कहता है कि पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं है। इसमें से कौन सा सही है? कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों है ना, ये 160 का प्रोविजो है। 160 के क्लास नंबर 1 के प्रोविजो में ये लिखा है कि पुलिस किसी को पूछताछ के लिए बुला तो सकती है, लेकिन किसी 15 साल से कम उम्र के बालक को, किसी स्त्री को, या 65 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को थाने में बुला के पूछताछ नहीं की जाएगी। ये देखिए अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी के किस धारा में यह प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता? 160(1), 161(2), 160(2), 163। बिल्कुल, ये तो अभी डिस्कस हुआ था ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसी का प्रोविजो है। नेक्स्ट, ये है अगला प्रश्न कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 के अंतर्गत साक्षी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना निम्न में से किसके अंतर्गत अपराध होगा? अगर कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य है और वो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से मना करता है, तो आईपीसी की धारा लग जाएगी ना। आईपीसी की धारा लगेगी 179, प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना 179 में, ठीक है, 176 में नहीं। नेक्स्ट है कि सीआरपीसी के किस धारा में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख प्रस्तुत करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर
गवाह के कथन का अभिलेख प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, यही है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है तो वो ऐसे प्रश्न को डायरी में अभिलिखित कर सकता है। नेक्स्ट, अब चूंकि यहां पर सारे प्रश्न एक एक धारा एक एक क्लाज पर हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जहां कहीं भी मुझे लगेगा कि वो बात किसी धारा में नहीं लिखी है तो मैं उसको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखा है कि कोई व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो कि हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति कौन से सेक्शन में दी गई, बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ चुके हैं आप 160 के क्लास नंबर 1 में। बुलाना 160 में होता है। इसको बुलाया जाता है मामले से परिचित व्यक्ति को। नहीं बेटा, ये हाजिरी की अपेक्षा है ना, हाजिरी की अपेक्षा है तो 160 में आएगी। ये है आपका अगला प्रश्न कि पुलिस द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 161 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाते हैं विचारण के दौरान, अन्वेषण के पूर्व या अन्वेषण के दौरान की जांच के दौरान। कब होता है ये? 161 का बयान अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, 161 का बयान, 161 का बयान। तो 161 का बयान होता कब है? बिल्कुल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये सारी प्रोसेस कब है? ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। नेक्स्ट है कि सीआरपीसी के सेक्शन 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जाता है विचारण के दौरान। ये तो हो गया ना, छोड़िए सेम क्वेश्चन। ये बताइए किस मामले में यह निर्णित किया गया था कि 161(2) के अधीन एक व्यक्ति को संरक्षण करने का अधिकार रखता है उन प्रश्नों जिनका उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप की आशंका में डालने की है। कौन सी केस में एक बात कही गई थी, बताइए। कौन सी केस में? बिल्कुल सही है, नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। इसी केस में ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। नंदनी सतपथी के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 20(3) का संरक्षण पुलिस कार्यवाहियों के विरुद्ध भी है। पुलिस कार्यवाहियों के विरुद्ध भी आर्टिकल 20 क्लास 3 का संरक्षण प्राप्त है। ये बताइए क्वेश्चन आपका। कि अन्वेषण के दौरान सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध कथन विचारण के दौरान किसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, केवल साक्षी की संपुष्टि के लिए प्रयुक्त किए जा सकते, केवल साक्षी की साक्ष्य में विरोधाभास साबित करने हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इनमें से कोई नहीं। केवल साक्षी के विरोधाभास यानी कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज होता है। ये एविडेंस के सेक्शन 145 के अंतर्गत ही इसको साबित किया जा सकता है। कंट्राडिक्शन के लिए ही यूज होता है, कोरबोरेशन में ये यूज नहीं होता। ये आपका अगला प्रश्न कि सीआरपीसी की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह करने वाले द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ये कौन से सेक्शन में लिखा है? ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कथन रिकॉर्ड करती है पुलिस, उस पर उसका हस्ताक्षर नहीं करवाएगी। हाँ, सेक्शन 162 है।
162 है, और दोनों बातें इसी में है। एक तो कि हस्ताक्षर नहीं कराएगी, ये बात भी आपको इसी में लिखा है, और दूसरा कि इसका प्रयोग 145 के प्रयोजनों के लिए ही होगा, ये भी इसी में लिखा है। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित कथन कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं? बताइए कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया कथन हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं है उसके द्वारा? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेक्शन 161। 161 के अंतर्गत किया गया कथन हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। और ये बात कहां बताई गई है? 162 में बताई गई। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सब। ये देखिए अगला प्रश्न है कि सीआरपीसी के सेक्शन 164 की परिधि में आने वाले कथन को अभिलिखित किया जा सकता है किसके द्वारा? 164 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, न्यायिक या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोई उपयुक्त सभी के द्वारा। का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, न्यायिक या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा। यहां पे आप जानते हैं कि नमन प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस है 2018 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो काम जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करना है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। न तो कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है और न ही कोई अन्य कार्य कर सकता है, जैसे 156(3) का भी ऑर्डर नहीं कर सकता। नेक्स्ट। वेरी गुड लाडली, तुम तो बहुत तेज निकली। सेक्शन 164 के अंतर्गत संस्वीकृति किसके द्वारा अभिलिखित की जा सकती है? मेट्रोपॉलिटन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक, पुलिस अधिकारी, अभियोजन अधिकारी। आसान है ना? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लिखने के पूर्व शपथ दिलाता है तो ऐसी संस्वीकृति युक्त कथन का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वो उससे पहले शपथ दिलाता है तो उस पर क्या प्रभाव होगा? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमस्ते नेहा, कहां गायब रहती हैं आप? अविधिक होकर साक्ष्य में अग्राह्य होगा। अविधिक होकर साक्ष्य में अग्राह्य होगा। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के कथनों को मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में भी अभिलिखित किया जा सकता है। कहां ऐसा प्रावधान है? मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट कोई व्यक्ति देता है उसको शपथ दिला के रिकॉर्ड किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। कहां ऐसा प्रावधान है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 164 के क्लास नंबर 5 में। ठीक है ना? हाँ, दो प्रकार के स्टेटमेंट 164 के अंतर्गत रिकॉर्ड किए जाते हैं। 164 में एक है संस्वीकृति और एक है अन्य कथन। ठीक है, तो संस्वीकृति की बात 164 के क्लास नंबर 1 से लेके 4 तक वही सब बातें हैं। अन्य कथन क्लास नंबर 5 में है। संस्वीकृति वाले जो कथन होते हैं उसमें शपथ नहीं दिलाई जा सकती, जबकि अन्य कथनों के लिए शपथ दिलाई जा सकती। मैं थोड़ा नेटवर्क चेंज कर लेता हूं, क्योंकि नेटवर्क चेंज करने का फायदा ये होगा कि हो सकता है कि आप लोगों को एचडी भी दिखाई देने लगे। अच्छा, थोड़ा सा रुक जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन धारा 164
कि 1973 की आवश्यक तत्व नहीं है। चेतावनी देना, संस्वीकृति स्वैच्छिक होनी चाहिए, अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन, संस्वीकृति के अंत में ज्ञापन दिया जाना। इसमें से क्या 164 के लिए जरूरी नहीं है? इसका सही ऑप्शन अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन किया जाना जरूरी नहीं। एक सेकंड। नहीं बेटा, बफर नहीं होगा, वो मैं नेटवर्क चेंज कर रहा था ना। हाँ, तो नेटवर्क चेंज करने के कारण ये ऐसा हुआ। चलिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम स्टेट ऑफ गुजरात की केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीसी के सेक्शन 164 के अंतर्गत साक्षियों के अभिलिखित कथन होते हैं क्या? 164 के अंतर्गत सारवान, संपोषक, सारवान एवं संपोषक दोनों, न ही सारवान न ही संपोषक, क्या स्थिति? ऑप्शन नंबर बी, कोरोबोरेटिव एविडेंस। बलात्कार कारित करने के अपराध के अन्वेषण के दौरान कथित पीड़ित की चिकित्सीय जांच कराई जा सकती है। ऑप्शन में देखिए क्या सही लग रहा है। सही ऑप्शन है, वेरी गुड। मीनू को तो हमको लगता है जैसे कि ये गाइड पूरी तरीके से एकदम रट गई। ऑप्शन नंबर डी। सीआरपीसी के 2005 द्वारा डाली गई बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा के संबंध में कौन सी धारा है? 164 ए, 166 बी, 166 है, 53 है। पीड़िता का मेडिकल 164 ए के अंतर्गत होता है। अभियुक्त का किस में होता है? 153 ए के अंतर्गत। अभियुक्त का मेडिकल एग्जामिनेशन 53 ए के अंतर्गत और पीड़ित का 164 ए। अगला प्रश्न कि सीआरपीसी के सेक्शन 166 ए के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होती है तो दांडिक न्यायालय जारी कर सकता है तलाशी वारंट की, अधियाचन पत्र की, अनुरोध पत्र की, लिखित आदेश। सही संदेह किए हो, एकदम जासूसी वाला दिमाग लगाए हो बेटा तुम। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना अनुरोध पत्र है। तो फिर इस हिसाब से तो भीम को भी मिलना चाहिए था पेपर। दिमाग देखो लड़के का, तुम झूठे जज बन रहे हो। तुमको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो काम करती हैं उसमें काम करना चाहिए। चलिए, ये मिलाएंगे आप लोग? रहने दीजिए, क्या मिलाएंगे, दिखाई भी नहीं दे रहा। ये है आपका क्वेश्चन, देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा 164 है।
भारत के बाहर किसी देश या स्थान में इन्वेस्टिगेशन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुरोध पर 166 है। जब अपर्याप्त हो तो अभियुक्त को छोड़ा जाना 167। अन्वेषण कार्य एवं डायरी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आराध्या सिंह, नमस्ते। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग किसी भी अभियुक्त को किसी पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है केवल निम्न अधिकतम अवधि के लिए 15 दिन, 24 दिन और 24 घंटे, 90 दिन, 10 दिन। कितना हो सकता है? ये है आपका 15 दिन। नहीं, आराध्या बहुत स्टैंडर्ड हो गई है ना आजकल, आराध्या बहुत मॉडर्न हो गई है। 15 दिन है ना। कौन सी धारा में है ये? 167 में। कनिका सिंगल, गुड इवनिंग। जब मजिस्ट्रेट ने परमिशन दिया ना, 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ और मजिस्ट्रेट ने जब परमिशन दिया उस डेट से 15 दिन के भीतर। ठीक अखिलेश? हाँ, ये बताइए कि सीआरपीसी के सेक्शन 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं बोल इसलिए रहे हैं बेटा कि तुम कब पढ़ती हो, इसके लिए नहीं बोले हैं। अब तुमको समझ जाना चाहिए कि क्यों बोले हैं। पढ़ी लिखी ब्रिलियंट बिटिया हो तो इतना तो समझ गई होगी। यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा, 10 दिन, 13 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 15 दिन। ठीक है। सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अपराधों जिनके लिए सजा है मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की कारावास के अलावा अन्य अपराधों के जांच के दौरान नजरबंदी की कुल अवधि सीमा क्या होगी? इसका सही ऑप्शन आपको कौन सा ऑप्शन बता रहा है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन अधिकतम हो सकता है। लिखा है ना, मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के अलावा, तो अलावा में 60 दिन हो जाएगा और ऐसे ऊपर वाले अपराधों में 90 दिन हो जाएगा। जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, वहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में अधिकतम कितने अवधि के लिए भेज सकता है? ये है 90 दिन। बिल्कुल, ये है 90 दिन। ये बताइए, सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या जिसमें 10 से कम की सजा ना हो। नेक्स्ट है कि अभियुक्त को जमानत का अजेय अधिकार प्राप्त हो जाता है
जब अन्वेषण पूरा नहीं होता, 15 दिन के भीतर, 21 दिन, 30 दिन, 60 या 90 दिन के भीतर। बिल्कुल, ये है ऑप्शन नंबर डी, 60 या 90 दिन के भीतर। 167 का क्लास नंबर 2। नेक्स्ट, कि पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सशरीर, अधिवक्ता के माध्यम से, एक आवेदन द्वारा जिस पर अभियुक्त ने हस्ताक्षर किए हों, एक वीडियो रिकॉर्डिंग संपर्क के माध्यम से। सशरीर ही होगा। अब हालांकि ये हो गया है कि सशरीर अगर नहीं हो सकता तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित कराया जा सकता, लेकिन ये चल, ये बहुत बड़ा है। चौबे जी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा तथा विपर्ययन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह परिवर्तन किया जा सकता है पहले 7 दिनों की अवधि के दौरान, पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान, पहले 14 दिनों की, पहले 10 दिनों की। अच्छा प्रश्न है। मतलब पुलिस से जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी शुरू के कितने दिनों के भीतर हो सकता है? ये हो सकता है 15 दिनों के भीतर। और ये बात धर्मपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कही गई थी। धर्मपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। इस केस में कही गई थी कि पुलिस कस्टडी जो है 15 दिन मैक्सिमम जो हो सकती है, वो पहले 15 दिन के भीतर ही होगी। 15 दिन बीत जाने पर पुलिस कस्टडी नहीं होगी। वेरी गुड। उसका होता है ना वाइस वर्सा, अंग्रेजी में उसको वाइस वर्सा, इसके विपरीत। ए को बलात्कार के संबंध में संबंधित अपराध में गिरफ्तार कर अन्वेषण के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया। उसको अधिकतम कितने समय तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है? 15 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 24 दिन। रेप के मामलों में अधिकतम 90 दिन हो सकता है। चलिए, एक अभियुक्त पर 10 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है। अधिकार स्वरूप जब वह जमानत पाने की मांग कर सकता है, कितने दिनों के भीतर चालान पेश नहीं होगा तो? ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन के भीतर। कि सेक्शन 167 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों की कस्टडी दे सकता है? देखो आंसर हाजिर है, आंसर हाजिर है। मैंने पढ़ने में ही ये आंसर हाजिर हो गया। सेक्शन 167 क्लास नंबर 2A। कितना दिन? 7 दिन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है, वो कुल मिलाकर कुल 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी दे सकता है। वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा? सेम क्वेश्चन। अतुल,
उर्फ श्वेता, रंजना चौबे, शिव चौबे, नेहा वर्षाने, प्रज्ञा पांडे, भीम पांडे, लाडली पांडे। तो ये हैं जिस मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अंतर्गत निरुद्ध किए जाने का आदेश किया है, वह अपने आदेश की प्रति अग्रसारित करेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सत्र न्यायाधीश को, जिला को, के उपयुक्त सभी को। किसको भेजेगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये बात सेक्शन 164 के क्लास नंबर 4 में लिखी हुई है कि अगर वो सीजीएम नहीं है तो सीजीएम को देगा रिपोर्ट इसकी। किसी अपराधी को बरी किया जा सकता है यदि तहकीकात की समय सीमा पर संपूर्ण नहीं होता, जबकि उसका सर्वोच्च दंडादेश 2 साल का हो। ये तो बता ही सकते हैं ना। ये है 60 दिनों के भीतर। हत्या के अपराध से संबंधित खात्मा रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, सेशन। हत्या के अपराध से संबंधित खात्मा रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है। मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, कि सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के लिए केस डायरी बनाना या रखना अनिवार्य है? केस डायरी 172 में है केस डायरी। अब बताइए केस डायरी के संबंध में कि 172 में जो पुलिस डायरी या केस डायरी का उपयोग निम्न में से किस बात हेतु किया जा सकता है? साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए, साक्षियों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए, जांच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए, अन्वेषण में पुलिस की सहायता के लिए। बताइए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, जांच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए। यही होता है ना, उसका साक्ष्य में कोई उपयोग तो होता नहीं, लेकिन कोर्ट जांच विचारण में उसकी सहायता के लिए यूज कर सकता है। केस डायरी या पुलिस डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो प्रयोग किया जाता है जांच हेतु, अन्वेषण हेतु, दोनों हेतु नहीं, कोई यूज ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रयोग ना न्यायालय जांच एवं विचारण, है ना, जांच एवं विचारण में सहायता हेतु प्रयोग करता है। बनाई जाती है ना अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण हेतु इसका प्रयोग थोड़ी होता है। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 की आवश्यकता है कि धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन अंतः स्थापित किए जाएंगे। केस डायरी में, अपने अन्वेषण रजिस्टर में, रोज रामचा पंजिका में, कि साक्षी रजिस्टर में।
ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न पढ़िए। क्या है? हाँ, यहां पर जो प्रश्न है 173 1A का है, लेकिन ये जो बालिका शब्द प्रयोग किया जाता था ना, 2018 का अमेंडमेंट करके इसे खत्म कर दिया गया है। बालिका नहीं, किसी भी स्त्री के साथ अगर रेप किया गया है तो ये धारा लागू होगी, और ये 3 महीना नहीं, ये 2 महीना कर दिया गया है। 2 महीने कर दिया गया है। देखो, तो ये भी आंसर मैंने मीनू को बता दिया था। ठीक है ना, ये क्लियर रहना चाहिए। तो पहले बेयर में हो सकता है पुराना हो तो लिखा हो। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित की गई? 63, 73, 83, 93। जस्ट अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे ना, 173 में 2018 में अमेंडमेंट करके इसे 2 महीना कर दिया गया। ये है आपका अगला प्रश्न, पढ़िए इसको। सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 173 1A। नेक्स्ट है कि पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है किसको? मजिस्ट्रेट को, कि पुलिस अधीक्षक को, कि पुलिस महानिरीक्षक को, कलेक्टर को? पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, मजिस्ट्रेट को। उसमें है लिखा हुआ ना कि कभी कभी होता है कि थ्रू सीनियर पुलिस ऑफिसर, तो हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजी जाए, जहां जैसा रूल हो। सेक्शन 58 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस बात को। और ये 173 भी जब आप आएंगे ना, तो 173 में भी एक बात मिलेगी। 173 के क्लास नंबर 3। ये देखिए, पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है? पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब? पुलिस रिपोर्ट का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, कि सेक्शन 173 के क्लास नंबर 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। ठीक है, और ये बात कहां बताई गई है? सेक्शन 2R, जो पुलिस रिपोर्ट की जो डिफिनीशन है, उसमें ये बात बताई गई है कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब 173 के क्लास 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। ये देखिए आपका कि सीआरपीसी के सेक्शन 173 क्लास 8 के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान है। पढ़िए इसको। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़ा देख के डी मत लगाइएगा। ऑप्शन है, पूर्व अन्वेषण को जारी रखना ही है। ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे उसमें, कि या तो पूर्ण अन्वेषण को जारी करें या पूर्ण अन्वेषण को समग्र रूप से अमान्य करते हुए नवीन अन्वेषण का आदेश करना। ठीक है ना, ये गलत बात है। हाँ, मैं जानता था कि आप लोग जो सोचे कि यार समझ में नहीं आ रहा, एक ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें वही है,
कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अच्छा अब थाली बेटा कैसे है, 200 रुपया थाली सर, ठीक है। फिर आपने पूछा अच्छा सब जो पनीर है वो वाली सब्जी कैसे है, तो कह रहा है 300 रुपया प्लेट। रोटी कैसे है, 20 रुपया के एक ठो। फिर ये कैसे है, अब आप उससे कैलकुलेट करें तो पता चला कि ये तो खाने में 500 रुपये से कम पड़ेंगे ही नहीं। तो फिर आप कहते हैं थाली ही लगा दो। हाँ, तो ये थाली आपने लगवा ली थी कि चलो एक 200 रुपये में सारे आइटम आ जाएंगे इसमें। नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि मानव स्वभाव कुछ मामलों में मैक्सिमम लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो हर मामले पर डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। उन्हें हम या तो बेवकूफ की श्रेणी में रखते हैं या बहुत इंटेलेक्चुअल की श्रेणी में रखते हैं। वो सामान्य लोग नहीं होते। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अन्वेषण पूरी हो जाने पर तैयार की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? पॉलिसी डायरी, केस डायरी, आरोप पत्र की शिकायत? चार्जशीट हो गई ना, चार्जशीट तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निश्चय किया गया कि अभियुक्त केस डायरी का उपयोग नहीं कर सकता? अभियुक्त या उसके अधिवक्ता न तो केस डायरी मंगवा सकते हैं और न ही उसका अवलोकन कर सकते हैं। कौन सी केस में बात कही गई थी? वेरी गुड, मधुलिमय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मधुलिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर की भी केस है, सेक्शन 144 पर। एक मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सीआरपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत सशक्त है? मृत्यु समीक्षा 174(2), 174(3), 174(4 की 174(5? हाँ, इंक्वेस्ट करने के लिए कंपिटेंट कौन है, ये बात सेक्शन 174 के क्लास नंबर 4 में बताई गई। फोर में तो डीएम हो जाएगा, एसडीएम हो जाएगा, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट होना आवश्यक है अभियुक्त का नाम, मृत्यु का प्रकट कारण, आयुधों का ब्यौरा और घटना का ब्यौरा। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत्यु का दृश्यमान कारण। मृत्यु के दृश्यमान कारण। दृश्यमान कारण का मतलब जो कारण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। फांसी लगा के मरा है, कि जहर खा के मरा है, कि कुएं में गिर के डूब के मरा है, कि सर पे चोट लगी है उसकी वजह से मरा है, क्या कारण दिखाई दे रहा है। मृत्यु समीक्षा से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी में कौन सी धारा में है? 171, 172, 173 और 174? ऑप्शन आसान है, 174। ठीक। अब ये एक बात बताइए कि क्या अभी 15 मिनट, हाँ 15-16 मिनट अभी और करने के लिए रेडी हैं आप लोग?
कि बस किया जाए, ये बताइए। रेडी है? बढ़िया, तब तो यार मैं शुरू कर दूंगा, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो सही है। जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, हमको उम्मीद थोड़ी कम लग रही थी, क्योंकि YouTube में आप लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि न रेडी हूं तो मुझे बंद करना पड़ जाए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, एक मानहानि कारक, इसमें अगर पोल वगैरह होता तो बहुत बढ़िया रहता। खैर पोल होता तो इतना तेजी से हम लोग कर ना पाते, हमको लगता है 100 से ज्यादा प्रश्न कर चुके होंगे। एक मानहानि कारक लेख बी के विरुद्ध जयपुर में लिखता है, लेख दिल्ली में प्रकाशित होता है, एक किस स्थान पर अभियोजित किया जाएगा? जयपुर, दिल्ली, दिल्ली एवं जयपुर एवं दिल्ली, दिल्ली या जयपुर, कहां? अच्छा ये बता दीजिए कौन सी धारा से रिलेटेड है ये, दिल्ली या जयपुर, कहीं भी? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी धारा से रिलेटेड है ये प्रश्न? नहीं, सेक्शन 179 होना चाहिए, है ना? 179, जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। हाँ हाँ, जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला, तो दोनों में से कहीं भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका ये, किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण। अब आप पढ़िए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किडनैपिंग और एबडक्शन के संबंध में अपराध के जांच या विचारण, जहां अपराध किया गया या जहां ले जाया गया, छिपाया गया। ऑप्शन नंबर सी। कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 181 लागू होता है इस पर। एक महिला एक नाबालिग लड़की को एक वेश्या को पी शहर में बेच देती है, बाद में उसे एम शहर में ले जाया गया, जहां उसके अपराध का पता चला। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कहीं भी हो सकता है, ये भी समस्या सेक्शन 181 सीआरपीसी से ही रिलेटेड। कृतिका जी अभी को आई हैं क्या आप? ये है आपका अगला प्रश्न कि सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत भारत के बाहर कारित किए गए अपराधों के संबंध में आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बताया गया? भारत से बाहर 177, 179, 183, 188। आसान है, बता देंगे ना? बता तो देंगे। ये है ऑप्शन नंबर डी, 188। बहुत सारे लोगों के गलत है। अरे भारत से बाहर अपराधों के संबंध में क्षेत्राधिकार की बात 188 में की गई है ना। ये 183 जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो यात्रा एवं जल यात्रा के दौरान किया गया अपराध। यात्रा जल यात्रा के दौरान। 177 जो बात करता है वो ये कहता है कि
जिस कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया जाएगा उसका जांच विचारण वही करेगी। 179 कहता है कि जहां कार्य किया गया जहां परिणाम निकला। ये बताइए कि सीआरपीसी के सेक्शन 190 के क्लास 2 के अंतर्गत सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को निम्न में से कौन संज्ञान लेने के लिए ऑथराइज कर सकता है? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सीजीएम, कोई नहीं। बताइए सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को कौन ऑथराइज कर सकता है? सीजीएम करता है ना। सीजीएम करता है। नेक्स्ट कि क्या किसी सेशन न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को विचारण में शामिल करने की शक्ति है जिसके विरुद्ध सुपुर्दगी आदेश न हो? हाँ, नहीं, वाद के तथ्यों पर निर्भर करता है, उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त। इसका कुछ लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेक्शन 193 पर अगर प्रश्न है तो 193 ये कहता है कि जब तक किसी मामले में सुपुर्दगी नहीं होगी तब तक सेशन कोर्ट किसी मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। यही बात है। तो हमको तो लगता है अभी जो आधा अधूरा प्रश्न है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बात यह है कि क्या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को विचारण में शामिल करने की शक्ति है जिसकी सुपुर्दगी की आदेश न हो? मतलब क्या किसी व्यक्ति को शामिल कर सकता है जिसका नाम शुरुआत से न हो? बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए सेक्शन 319 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर 319 वाला प्रश्न है तो यस, हाँ कर सकता है, और प्रश्नों की भाषा से 319 ही लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए कि निम्नलिखित किस परिस्थिति में एक सेशन अदालत प्रारंभिक अधिकारिता होते हुए आपराधिक मामलों में अधिकारी या लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकता? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सीआरपीसी की कौन सी धारा न्यायाधीशों के अभियोजन से संबंधित है? 95, 96, 97, 98। न्यायाधीशों का अभियोजन यानी न्यायाधीश लोक सेवकों और न्यायाधीशों के अभियोजन के संबंध में धारा 197 है, 197 है। और इनके विरुद्ध कॉग्निजेंस तभी लिया जाता है जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ले ली जाती है। लेकिन अगर बात रेप का हो तो रेप के मामलों में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, आईपीसी के चैप्टर 20 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान सामान्यतया निम्नांकित किसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर लिया जाएगा? क्या है? ये क्या है? पीड़ित व्यक्ति के परिवाद पर ही लिया जाता है, और इसके लिए पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर लिया जाता है। और ये इसके लिए सेक्शन कौन सा होता है? तो सेक्शन 198। विवाह के संबंध में अपराधों की बात जो करता है 198 करता है। भारतीय दंड संहिता के 376 ख के अंतर्गत दंडनीय अपराध का पति के विरुद्ध संज्ञान किसी न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाएगा जब तक परिवाद किसके द्वारा न पेश किया जाए? बताइए।
ऑप्शन नंबर सी, पत्नी के द्वारा। पत्नी के द्वारा। सीआरपीसी के सेक्शन 202 के अंतर्गत पुलिस को अनुसंधान करने के लिए निर्देश क्या है? ऑप्शन बताइए तो। परिवादी की शपथ पर परीक्षा किए बिना नहीं किया जा सकता, परिवादी की शपथ पर परीक्षा किए बिना किया जा सकता है, शपथ पर परीक्षा कर उसके बिना दिया जा सकता है, किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शपथ पर परीक्षा किए बिना नहीं किया जाएगा। लिखा है ना, क्योंकि सेक्शन 200 में शपथ पर परीक्षा करना मैंडेटरी है। शपथ पर परीक्षा करना मैंडेटरी है। तो जब तक शपथ पर परीक्षा साक्षियों की और परिवादी की नहीं कर लेते, तब तक 202 के अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं कर सकते। और एक और बात कि जहां कोई मामला एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं कर सकते। भीम के यहां नेटवर्क खराब हो गया भाई। नेक्स्ट पढ़िए। प्रत्येक दांडिक मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को दोषी करार करने के बाद दंडादेश के पूर्व अभियुक्त की सुनवाई आवश्यक होगी। क्या सही लग रहा है आपको? ये क्या है? गलत है। समन मामलों में जरूरी नहीं, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, दंड के प्रश्न पर सुना जाता है सेशन ट्रायल में, वारंट ट्रायल में, ये दंड के प्रश्न पर सुनना है। लेकिन समन मामलों में जब ट्रायल हो रहा है तो दंड के प्रश्न पर सुनना जरूरी नहीं होता। ये क्वेश्चन पढ़िए। पोस्ट से भी जुर्माना जमा कर सकता है, पोस्ट से भी जुर्माना जमा कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक्शन 206 है। छोटे अपराध का मतलब क्या? छोटे अपराध का मतलब जिनका सेक्शन 260 के अंतर्गत समरी ट्रायल हो सकता है और जिसमें फाइन RS 1000 से अधिक नहीं है। धारा 209 पढ़िए इसको थोड़ा सा, मैं थक गया हूं पढ़ते पढ़ते। ऑप्शन नंबर सी। अभी तो बेटा इस महीने में 31 तारीख तक तो अभी 9:30 बजे वाली क्लास चल ही नहीं रही। ठीक है, इस महीने में 9:30 बजे वाली क्लास नहीं, अब अगले महीने से 9:30 बजे वाली शुरू होगी। ये पढ़िए क्वेश्चन। आरोप में क्या बता रहे हैं आप लोग? कौन से विशिष्टि होना आवश्यक नहीं है, इसमें से कौन सा आंसर आप लोग दे रहे हैं? वाह, समय और स्थान की विशिष्टियां देना जरूरी नहीं है। सेक्शन 112 कहां अपराध किया गया, कब किया गया, ये तो देना जरूरी है ना।
रीति जिसमें अपराध कारित किया जाना है उसकी विशिष्टियां देना जरूरी नहीं है। कुछ अपराधों में ही रीति बतानी होती है, जैसे चीटिंग हो गया है, तो ये चीटिंग है, पुलिस अधिकारी को उसके कार्य में बाधा है, ये सब चीजें में बताना है। तो सेक्शन 213 है ये। क्या है क्वेश्चन ये कि सीआरपीसी के सेक्शन 216 के को न्यायालय को अधिकार प्राप्त है क्या करने का, 216 में क्या होता है? 216 के अंतर्गत क्या करती है? आरोप में परिवर्तन और परिवर्धन सब कुछ करती है। क्या कंफ्यूजन हो गया बेटा? अच्छा, पिछले क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है? ये तो बताने की बात नहीं। 14, 15, 16, 17, 16। राज वर्मा, बिहार छोड़ना नहीं है इस बार। बिहार इस बार छोड़ना नहीं है। और आप लोग बिहार की परीक्षा देने चलेंगे ना, पटना ही सबका सेंटर रहना है, तो मैं भी चलूंगा। बताइएगा आप लोग की कैसे जा रहा है, तो बिहार चलेंगे, पटना मिलेंगे आप लोगों से। सीआरपीसी की धारा 219 के अंतर्गत एक ही किस्म के अपराध से क्या तात्पर्य है? कि जब वे दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं, जब वे एक ही धारा के अंतर्गत दंडनीय होते हैं, जब वे भारतीय दंड संहिता के किसी या विशेष स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन और दंड की समान मात्रा से दंडनीय है। उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं बेटा, मेरी उम्र का पोल ना खुलवाइए कि आप भी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अब मैं या तो परीक्षा दे ही लूं या दिलवा ही लूं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। ये प्रश्न है 219 का, जो क्लास नंबर 1 है, या क्लास नंबर 1 क्या मतलब 219 का प्रोविजो है। हाँ, ऐसे आलतू फालतू सवाल अगर सार्वजनिक प्लेस पर आप पूछेंगे, ये रहने दीजिए, ये वाला बताइए। नहीं बेटा, सीनियर सिटीजन नहीं है, उम्र है मेरी, लेकिन नहीं देता हूं। विचारण के पूर्व अभियुक्त के उन्मोचन का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में किया गया है। विचारण के पूर्व अभियुक्त का उन्मोचन से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में? उन्मोचन यानी डिस्चार्ज 227 में कि 239 में कि 255 में? क्या है स्थिति बताइए। हाँ बिल्कुल, ये सही हो जाएगा। 227 सत्र मामलों का जब हो रहा है तब, 239 वारंट मामलों में, 255 समन मामलों में नहीं है, क्योंकि उसमें दोष मुक्ति या दोष सिद्धि होती है, उसमें उन्मोचन नहीं। और वैसे भी समन मामलों में 258 को छोड़कर डिस्चार्ज होता ही नहीं। हाँ बेटा भीम सही कह रहे, एकदम सटीक है। ऐसे तुम लोग बात किया करो यार। कि समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया कहां दी गई है? समन मामलों का 60 से 65, 51 से 59, 38 से 50 कि 66 से 71?
ऑप्शन नंबर बी है। 51 से 59, 60 से 65 समरी ट्रायल, 38 से 50 वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, 66 से 71 जो है वो जेल में बंद व्यक्तियों को पेश किए जाने के संबंध में नहीं। इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन नंबर बी, अभियुक्त को जब उन्मोचित किया जाएगा तो कारणों को लिखित करना आवश्यक नहीं। गलत बात है, कारण तो हमेशा बताने पड़ेंगे, चाहे उन्मोचित करेगा तब भी, चाहे चार्ज फ्रेम करेगा तब भी। सीआरपीसी के सेक्शन 199 क्लास 2 के अंतर्गत जो मामले में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बताइए। 199(2) के अंतर्गत इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चलिए ऑप्शन नंबर सी, पुलिस रिपोर्ट से अन्य आधार पर संस्थित जो वारंट मामलों की प्रक्रिया होती है वो, यानी सेक्शन 244 से लेके 250 तक वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 199 के क्लास 2 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक, उपराष्ट्रपति ऐसे लोगों की मानहानि का मामला है, और ऐसे लोगों की मानहानि के मामलों में सेशन कोर्ट स्वयं कॉग्निजेंस ले लेती है। तो स्वयं कॉग्निजेंस ले लेती है तो सेक्शन 237 का, जो सेक्शन 237 है उसमें उसकी प्रक्रिया होती है कि वो ट्रायल कैसे करेगा, तो वही कहता है कि वही वाली प्रक्रिया अपनाएगा जो मजिस्ट्रेट। देखिए ये क्या प्रश्न कह रहा है, राजमार्ग पर लूट जिसमें 14 साल तक की जेल हो सकती है, किसके द्वारा विचारण? सेशन कोर्ट, सहायक सेशन, अपर सेशन न्यायाधीश, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, किसके द्वारा ट्रायबल है वो? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। लूट में भले ही 14 साल की सजा है, लेकिन इसका जो ट्रायल है ना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है। ट्रायल करना और उस अपराध के लिए मैक्सिमम सजा होना अलग बात है ना। अब जैसे लूट का ट्रायल किया उसने, अब उसे लगा कि नहीं हम तो 3 वर्ष तक ही दे सकते हैं, तो 3 वर्ष से अधिक दिया जाना चाहिए, इसको तो 7 साल की कम से कम सजा होनी चाहिए। तो ये 325 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत वो सीजीएम के पास भेज देगा, कहेगा कि दंड तो तुम दीजिए, आप दीजिए। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभियोग का सारांश बताया जाता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? सेक्शन 251 के अंतर्गत। और इसकी पूरी प्रक्रिया समन की कहां है? 251 से लेके और 259 तक। समन मामले में मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी प्रकरण पर कार्यवाही को रोक सकता है। इसका प्रावधान सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत किया गया? कार्रवाई को रोकना, स्टॉप कर देने की शक्ति मजिस्ट्रेट की 258 के अंतर्गत। और केवल समन मामलों में यही एक सेक्शन है
जिसमें उन्मोचन भी होता है यानी डिस्चार्ज भी होता है केवल इसी सेक्शन में, अन्यथा इसमें केवल दोष मुक्ति होती है, डिस्चार्ज नहीं होता। तो इसमें दोनों चीज होती है कि इम्पॉर्टेंट विटनेसेस का एविडेंस लेने से पहले छोड़ेगा, रोकेगा प्रोसीडिंग तो डिस्चार्ज, बाद में तो एक्विटल। ये आपका अगला प्रश्न है कि न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह समन मामले का विचारण वारंट मामले की तरह कर सकता है, जिसमें उस मामले में जिस अपराध के लिए विचारण किया जा रहा है वो दंडनीय है। आप जानते हैं सेक्शन 259 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो इनकी जो ये विचारण समन मामले का हो रहा है इसका उस वारंट मामले की तरह अपनाया जाना चाहिए तो प्रक्रिया अपना सकता है। बस वो शर्त ये है कि वो अपराध जो है जिसका विचारण हो रहा है 6 महीने की कारावास से अधिक के कारावास से दंडनीय। समन मामलों में वारंट भेजा जाना ये बात यहां नहीं है, ये बात 87 में है कि समन के स्थान पर वारंट भेजना। समन के स्थान पर वारंट भेजना 87 है, समन मामलों का विचारण वारंट मामलों की तरह करना 259। वंदना जी लेट है, हमको लगता है अब हम लोग क्लास बंद करने जा रहे हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 260 में उल्लिखित सीजीएम करेगा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसे हाई कोर्ट द्वारा अथॉराइज किया गया कि सभी? हाँ, सब कर सकते हैं। 260 के क्लास नंबर 1 में यही बताया गया कि कौन समरी ट्रायल कर सकता है, और जो समरी ट्रायल कर सकता है केवल वही करेगा। जो कॉम्पिटेंट नहीं है समरी ट्रायल करने में, अगर वो समरी ट्रायल कर देगा तो सेक्शन 461 के अंतर्गत प्रोसीडिंग विसिएट हो जाएगी। समरी ट्रायल में मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है? समरी ट्रायल में मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है? ये है मैक्सिमम 3 महीने की हो सकती है। कौन सा सेक्शन है? तो 262 है। प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाती है? तो समन मामलों वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक, हाँ, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर हम और भी बहुत सारी बातों को चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने 265 तक ही लगभग चर्चा की है और 265 के बाद कल रहेगा। हाँ, ध्यान रखिएगा टेलीग्राम वाला लिंक बेटा, अब इस पर मैं कैसे दूं टेलीग्राम का लिंक? वैसे ध्यान रखिएगा कि टेलीग्राम को अगर सर्च करना है तो UA धर्मेंद्र कर लीजिएगा, ठीक है ना? UA माने अनअकैडमी धर्मेंद्र, तो मैं मिल जाऊंगा, उम्मीद है मेरा ग्रुप मिल जाएगा। तो अब तो क्या कहें अलकर, अब इस पर मैं कैसे एक दिन वही सेशन लूं तब ना इंटरव्यू के बारे में कुछ बताऊं। तो चलिए, हाँ, ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कल हम लोगों की क्लास 4 बजे के बजाय रात को 9:30 बजे रखनी पड़ जाए, क्योंकि कल हो सकता है कि 12 बजे से प्लस की क्लास हो जाए, 6 बजे से प्लस की क्लास हो जाए, तो बीच में फिर क्लास लेने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए ये वाला क्लास हम लोग रात में कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा स्टेटस वगैरह में मेरे, स्टेटस देखने के लिए आप ये नंबर यूज कर सकते हैं। क्लासेस कब से चलेंगी, क्या होंगी, स्टेटस लगा लेता हूं मैं। तो ये नंबर ऐड कर लीजिएगा और इस पर मैसेज कर देंगे तो आपका ऐड हो जाएगा नंबर, तो आप जो है उसमें जुड़ सकते हैं।
बाकी आप देख रहे हैं यहाँ इस अनअकैडमी पर आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल रहा है अभी, सिर्फ 31 मार्च तक सब्सक्रिप्शन लेने पर। कोड आपको यही यूज करना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रॉयलॉ 10। हाँ 59 है रात में, 159, 8423179159। ठीक है, तो ये आपका 25% डिस्काउंट है, इसको आप ले सकते हैं और जो भी बैच हैं सब में इसका लाभ मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको रैपिड रिवीजन बैच, बिहार जुडिशियल सर्विस, गुजरात जुडिशियल सर्विस, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस, और इस बैच की शुरुआत 25 मार्च से हो रही है, 3 महीनों का बैच है। तो आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सारे बैच का लाभ ले सकते हैं, चाहे यूपी पीसीएसजे मेंस की प्रिपरेशन हो, चाहे लिंकिंग सुपर फास्ट बैच हो गुजरात के लिए उसको हो, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बैच के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। बिहार के लिए भी टारगेट बैच चल रहा है 18 मार्च से, 6 महीनों की ड्यूरेशन है और सब कुछ इसमें भी कवर किया जाएगा, तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी जुडिशियरी के लिए 30 तारीख से बैच शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये ध्यान रखिए कि आपको 31 मार्च तक ये 25% डिस्काउंट है। कोड आपको वही यूज़ करना है, रॉयलॉ 10, रॉयलॉ 10। तो ये कोड यूज़ करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर बात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू आप सभी को, सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।